तो बक्सर का युद्ध पढ़ रहे थे अपन, तो बक्सर का युद्ध के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि बक्सर के युद्ध में क्या क्या हुआ था। बक्सर के युद्ध में क्या है कि करवा गिरिया उधरनेला के युद्ध में मीर कासिम पराजित होकर भाग गया था, ठीक है ना। पराजित होकर दिल्ली गया, दिल्ली गया शाह आलम सेकंड के पास में, शाह आलम सेकंड के पास में, मुगल बादशाह था दिल्ली के, ठीक है ना। शाह आलम सेकंड के पास में गए मुगल बादशाह। इन्होंने कहा था कि मीर कासिम ने, यार अंग्रेज आपकी मान ही नहीं रहे, आप फालतू में यूं बैठो, मेरे साथ आओ, अंग्रेजों को यहाँ से भारत से बाहर खदेड़ देंगे। हैदर अली ने वो स्टेटमेंट आता कभी कभी मेरे को याद, क्यों, अगर भाग्य मेरा मित्र रहा और किस्मत ने मेरा साथ दिया तो अंग्रेजों को तो मैं भारत से बाहर खदेड़ दूंगा। तो वैसे टाइप का यूं ये था। तो मीर कासिम इसके पास में जाता है, यूं डायलॉग मारता है, तो शाह आलम सेकंड कहता है बिल्कुल तैयार हूँ मैं, तो क्योंकि इसके कोई पूछ नहीं रहा था इसको वैसे ही, तो ये तैयार था। फिर इसके बाद में इसकी कुछ सेना लेके इधर ये अवध गया था, ठीक है ना। कौन? मीर कासिम। अवध जाके, और अवध का नवाब था सुजाउद्दीन। इधर इसकी सेना साथ में थी, इधर सुजाउद्दीन को भी साथ में ले लिया इसने, और इधर ये मीर कासिम था ही था, ठीक है ना। मीर कासिम थे। कौन था? मीर कासिम, ये था मीर कासिम। इन तीनों को अपने पक्ष, इन दोनों को अपने पक्ष में कर लेता है ये मीर कासिम, और ये इस युद्ध में इसके साथ रहते हैं। तो इनके बीच में और वर्सेस थे इधर अंग्रेज, ठीक है ना। और अंग्रेजों का जो सेनापति था वो था हेक्टर मुनरो, ठीक है। हेक्टर मुनरो इधर सेनापति था, क्योंकि इधर रॉबर्ट क्लाइव था वो दोस्तों गया हुआ था वापस इंग्लैंड, 1760 में इंग्लैंड चला गया था, तो इधर सेनापति था हेक्टर मुनरो। और तभी इनकी इतनी हिम्मत हो रही थी, क्यों क्लाइव से तो सब डर रहे थे, क्लाइव को तो यूं जो ये अंग्रेजी साम्राज्य का शेर कहा गया है, उससे वैसे ही सब लोग डरते थे। तो हेक्टर मुनरो इधर सेनापति था, ठीक है ना। इस युद्ध में शुरुआत होते ही इनको लग गया था कि भाई जो ये शुरुआत हो रही है युद्ध की, जैसे ही शुरुआत हुई 22 अक्टूबर 1764 को, ये साथ में थे इधर, ठीक है। इधर इसको शाह आलम सेकंड को यूं लगा कि मीर कासिम तो हारेगा, और रॉबर्ट क्लाइव आने वाला था। इसको बाद में पता चला कि रॉबर्ट क्लाइव आने वाला 65 में। क्या बात कर रहे हो, आएगा? कि हाँ आएगा। तो शुरू होने के जैसे ही शुरू हुआ युद्ध, इधर आ गया सुजाउद्दीन अपने पास में, हेक्टर मुनरो का आके पैर पकड़ ली कि गलती हो गई मेरी, मेरे को उसने दबाव में लेके आ गया, मैं आपके पक्ष में ही हूँ, मेरा मन आपके साथ था, वो तो जबरदस्ती उधर ले गया, मैं आपके साथ हूँ, देखो मेरी सेना भी आ गई। हेक्टर मुनरो ने कहा अभी तो तू रुक, थोड़ी देर बाद में देखेंगे तेरे को, तुम हमारे साथ है ना? किसने? बिल्कुल पक्का, जो आप कहो वैसे कर लूँ, मैं आपके साथ ही हूँ। तो उनके साथ हमारी सेना भी आपके साथ आ गई, तो इसकी सेना बाद में इसके साथ हो गई थी, ठीक है ना। थोड़ी देर बाद में सुजाउद्दीन को यूं लगा कि अपने इसके कारण तो अपन आए थे, ये उधर चला गया, ये भी इधर चला जाता है कि प्लीज माफ कर दो। अब जो दो मेन इनकी सेनाएं थी, इनकी वजह से तो ये आया था, कौन है? मीर कासिम, ये दोनों इधर चले गए। इसको लगा भाई मीर कासिम को अब तो कोई मतलब ही नहीं है अपना, अपन तो गए, तो मीर कासिम यहाँ से भाग जाता है, ठीक है ना। और 1777 में 1777 में दिल्ली के पास में अज्ञातवास में इसकी मृत्यु हो जाती है। बिल्कुल भागता ही रहता है बाद में ये। 64 के बाद में इसने लिए, 1777 में इसकी मृत्यु हुई थी दिल्ली में अज्ञातवास में। कोई पता ही नहीं था कहाँ घूम रहा है कहाँ नहीं घूम रहा, क्या तो भाग रहा था, बच रहा था बेचारा ये तो, ठीक है ना। तो इसकी 1777 में इसकी मृत्यु हो गई थी दोस्तों, ये याद रखना। फिर बाद में आगे आएगा क्लाइव, अभी देखते हैं इसमें क्लाइव आएगा। क्लाइव आते ही शाह आलम सेकंड को बुलाया, शाह आलम, इसके बात ही नहीं की शाह आलम सेकंड से, आते ही 3-4 मुंह पर लपड़ मारे इसके। तेरे को कहा था ना तू चू चपट नहीं करेगा, बैठा रहेगा इधर। क्या साहब मैं तो बैठा था, सुजाउद्दीन, इसने शाह आलम सेकंड का, मैं तो बैठा था, वो उधर से आ गया यार, मेरे को ऐसे करेंगे यार वैसे करेंगे यार, मेरे को उसने भ्रम पैदा कर दिया, मैं तो, मेरा मन आपके साथ है। मन होने से काम नहीं, इधर अब संधि कर मेरे साथ, बिल्कुल हुक्म थे, कहो वैसे करूँ, ठीक है ना। तो इनके बीच में जो क्लाइव है वो संधियां करता है, ठीक है ना, दोनों के साथ में। तो इलाहाबाद की संधि होती है, इलाहाबाद की संधि, इलाहाबाद की संधि, इलाहाबाद की संधियां भी 2 होती है। तो इलाहाबाद की प्रथम संधि 12 अगस्त 1765 को होती है,
12 अगस्त 1765 को। ठीक है ना, 12 अगस्त 1765 को ये होती है। ये अब इन दोनों में बड़ा शासक दिल्ली का मुगल बादशाह ही था, तो अपने याद करने में आसानी रहे, इसलिए पहली संधि है वो पहले बड़े शासक के साथ होगी। ठीक है ना, तो ये किस किस के बीच में होगी, तो ये शाह आलम सेकंड, शाह आलम सेकंड, और इधर कलाई भी था, सीधा अंग्रेज मान लो, कलाई मान लो, कुछ भी मानो। ठीक है ना, इसके बीच में हुई। इसके बीच में संधि की शर्तें तो बाद में होगी। ठीक है ना भाई, शर्तें क्या क्या होगी, शर्तें नहीं, अंग्रेजों ने कहा हम कह रहे हैं वैसे वैसे करो, तुम्हारे साथ कोई शर्त ही नहीं, शर्त का कोई मतलब ही नहीं बनता, तुम्हारे साथ कोई प्रकार की शर्त नहीं होगी, हम कहें वैसे करो। तो भी अपन मानते हैं, अपन भाई पढ़ते हैं अपने इतिहास में, भाई चलो पढ़ो इसको कि भाई शर्तें, शर्तें नहीं थी, इनके लपड़े मार मार के मनवाया था इनको तो। ठीक है ना, तो इसकी शर्तें क्या थी भाई, एक तो बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी अंग्रेजों को प्राप्त हुई, की दीवानी प्राप्त हुई। ठीक है, की दीवानी प्राप्त हुई, बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई। फिर बाद में दूसरी शर्त क्या थी कि मुगल बादशाह को जो ये इसकी दीवानी अंग्रेजों ने ले ली थी, ठीक है ना, यहाँ से भाई अब आप खाली चुपचाप 25 लाख 26 लाख रुपए वार्षिक पेंशन प्राप्त करो, तो 26 लाख रुपए वार्षिक पेंशन प्राप्त करेगा मुगल बादशाह, 26 लाख वार्षिक पेंशन प्राप्त करेगा। और अब कुछ नहीं है, तुम्हारा कोई काम ही नहीं है, खाली नाम मात्र के तुम बादशाह और 26 लाख रुपए लो। ठीक है, मुगल बादशाह ये करेगा। इसके बाद में और क्या शर्तें थी, तो इसके बाद में इसको मुगल बादशाह को कहा गया कि भाई तुम्हारे को इलाहाबाद और कड़ा के 2 जिले दिए गए इनको, कि भाई इलाहाबाद और कड़ा के 2 जिले हैं तुम्हारे पास, इनकी जमींदारी लो और आराम से चुपचाप बैठे रहो। कहाँ भारत का शासक, पूरे विशाल भारत का शासक, और कहाँ 2 एक जिलों की, जिले ही थे ये इलाहाबाद और कड़ा, 2 जिले थे, इन 2 जिले दिए गए थे। मतलब भाग्य कहाँ से कहाँ ले जाता है, भाग्य नहीं, ये अंग्रेजों की मेहनत थी। अंग्रेज तो मेरे को बहुत क्यूट लगते हैं, है ना, तो ये इलाहाबाद और कड़ा के 2 जिले दिए गए, और ये 26 लाख रुपए वार्षिक पेंशन दी गई, और अंग्रेजों ने बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी प्राप्त कर ली थी इलाहाबाद की प्रथम संधि से। ठीक है ना, फिर इलाहाबाद की द्वितीय संधि, फिर इलाहाबाद की द्वितीय संधि, इलाहाबाद की द्वितीय संधि ये हुई थी, वो 12 जून की हुई थी, और ये 15 जून को हुआ था, 15 जून 1765 को, 15 को हुई थी, 16 को हुई थी, मेरे को इतना कंफर्म नहीं है, 15 जून 1765 को हुई थी। वैसे तो 15 ही है, पर फिर भी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा 15 या 16, बाकी 15 जून ही है। 12 जून 16 जून कर लो, 16 जून होनी चाहिए ना, 16 जून 1765। इसमें क्या होता है कि ये दूसरी संधि होती है वो इसके साथ में होती है, दूसरी संधि होती है सुजाउद्दीन के साथ में। किसके साथ में विद्यार्थियों, सुजाउद्दीन के साथ में, सुजाउद्दीन, और ये इधर क्लाइव था, क्लाइव ने कहा था सुजाउद्दीन को भाई अब तुम्हारे से है वो अवध की जिम्मेदारी संभाली नहीं जाती है, तो अब आप एक तो पहला तो सबसे है कि हमारा युद्ध में खर्चा हुआ, वो खर्चा कौन देगा, कि मुगल बादशाह से लो, उसने ही कहा था मेरे को कि उसके पास तो कुछ नहीं, तुम्हारे से लेंगे, तुम्हारे पास जो साम्राज्य उससे टैक्स की बहुत ज़्यादा इनकम होती है, तुम्हारे से लेंगे। तो सबसे पहली इसकी जो शर्तें थी, ठीक है ना, शर्तें थी वो ये थी कि एक तो 50 लाख रुपए युद्ध हर्जाना, 50 लाख रुपए युद्ध हर्जाना, 50 लाख रुपए युद्ध हर्जाना। ठीक है, इसके बाद में अवध की सुरक्षा का दायित्व अंग्रेजों ने ले लिया था, अवध की सुरक्षा का दायित्व है वो अंग्रेजों ने ले लिया। एक मिनट, ये दायित्व अंग्रेजों ने ले लिया, किसने ले लिया विद्यार्थियों, अंग्रेजों ने। ठीक है ना, अब इन्होंने यूं कहा कि भाई आपकी वो अवध को रक्षा करने की आपको
मुगल बादशाह आता है या फिर कोई दूसरा पड़ोसी राज्य का जो बादशाह नवाब आते हैं, आपको कहते हैं आप ऐसे करो, ऐसे थोड़ी कर लोगे। तो इसने कहा था वो सेना लेके आया था और उसने कहा अगर तू हमारा साथ नहीं देगा, ऐसे झूठ बोल गया। उसने कहा हमारा तू साथ नहीं देगा तेरे को मार डालेंगे, इस वजह से मैंने साथ दे दिया कि ठीक है। तो अब है तुम खाली शासक हो, कुछ नहीं हो, हम आपको काम बताएं वो आपको काम करना, पैसे देंगे, ठीक है ना। और अवध में है वो अंग्रेज सैनिक टुकड़ी रहेगी आपके साथ, आपकी सुरक्षा के लिए, ठीक है ना। आपसे सुरक्षा नहीं हो रही अवध में, ये एक मतलब यूँ दायित्व तो अपनों अंग्रेजों ने ले लिया था और अवध में एक सैनिक टुकड़ी रख दी अंग्रेज। इससे क्या होता है कि अंग्रेजों ने अवध को एक बफर स्टेट के रूप में काम में लिया, बीच का स्टेट, बफर स्टेट, ठीक है ना। तो अवध बफर स्टेट के रूप में काम में लिया, बफर स्टेट के रूप में काम में ले लिया इसको, ठीक है। इसकी और क्या क्या शर्तें थी, इलाहाबाद और कड़ा के जिले इससे लिए गए थे, इलाहाबाद और कड़ा के जिले लिए गए। अंग्रेज की तो चतुर थे, इससे लेकर मुगल बादशाह को दे दी। किया क्या, इससे 50 लाख रुपए युद्ध दर्जन ले लिया और उसको 26 लाख रुपए वार्षिक पेंशन दे दी। अलग ही था इनका, है ना। तो ये भाई इलाहाबाद की द्वितीय संधि की कुछ महत्वपूर्ण बातें थी। अब आपको भाई ये इलाहाबाद की द्वितीय संधि भी हो गई। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आ जाते हैं कि क्वेश्चन आ जाए, मान लो कि भाई इलाहाबाद की नहीं, बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का शासक कौन था। तो बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का शासक था तो वो मीर जाफर था, ठीक है ना। मीर जाफर था, मीर जाफर। अब आप पूछोगे मीर जाफर क्यों है, तो मीर जाफर इसलिए है कि बक्सर के युद्ध से पहले मैंने ऊपर कुछ लिखी थी, करवा, गिरिया, उद्योनला के युद्ध में, उद्योनला, इन युद्ध में जब मीर कासिम था वो हार के भाग गया था तो अंग्रेजों ने उसको हटा दिया था, बंगाल का नवाब नहीं था, बंगाल के नवाब के पद से हटा दिया था और वापिस मीर जाफर को शासक बना दिया गया था, ठीक है ना। तो बक्सर का युद्ध जब हुआ था 22 अक्टूबर 1764 को, तब बंगाल का नवाब था वो मीर जाफर था, ये याद रखना, ठीक है। मीर जाफर के बाद में शासक बना इसका पुत्र नजमुद्दौला, सॉरी ये मीर जाफर, ठीक है। मीर जाफर के बाद में इसका पुत्र था वो था सुजाउद्दौला, ठीक है ना। और बंगाल का जो अंतिम नवाब था वो था नजमुद्दौला, ठीक है ना। ये कुछ इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बातें थी। और अब इसमें कुछ जो परीक्षा में मान लो कभी पूछ ले, पूछा तो नहीं पर मान लो कभी पूछ ले तो वो बता देता हूँ, कुछ स्टेटमेंट है, ठीक है ना। जैसे प्लासी के युद्ध के बारे में एक स्टेटमेंट है, प्लासी के युद्ध के बारे में एक इतिहासकार है के.एम. पणिक्कर, के.एम. पणिक्कर। के.एम. पणिक्कर कहते हैं कि ये एक युद्ध नहीं था, ये एक विश्वासघात मात्र था जिसमें बंगाल के धनी सेठों और मीर जाफर ने नवाब को अंग्रेजों के हाथ बेच डाला। ये चीज के.एम. पणिक्कर कहते हैं प्लासी के युद्ध के बारे में, ठीक है। देखो प्लासी का युद्ध था दोस्तों, वो प्लासी का, हाँ प्लासी का युद्ध था। उससे क्या है कि अंग्रेजों ने बंगाल में अपनी शक्ति को सुदृढ़ कर ली, ठीक है। प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों ने बंगाल में अपनी शक्ति को सुदृढ़ कर ली थी। फिर इसके बाद में बक्सर का युद्ध होता है। बक्सर के युद्ध में जीतने के बाद अंग्रेज यूं लगने लग गए भाई अब उत्तरी भारत है, नॉर्थ इंडिया है, उस पर हमारा अधिकार होगा। तो नॉर्थ इंडिया पर अधिकार करने में मतलब नॉर्थ इंडिया पे अपना अधिकार समझने लग गए थे। तो प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों ने बंगाल में अपनी शक्ति को सुदृढ़ किया और बक्सर के युद्ध में अंग्रेज संपूर्ण उत्तरी भारत में अपना अधिकार समझने लग गए थे। अब अंग्रेजों की विजय निश्चित थी, केवल समय का प्रश्न था। हालांकि मैसूर और मराठा इनको चुनौती अभी भी दे रहे थे। अपन मैसूर भी पढ़ेंगे, मराठा भी पढ़ेंगे, पूरा इतिहास पढ़ेंगे, एंसेंट मॉडर्न मिडाइवल वर्ल्ड भी पढ़ेंगे बाद में, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें थी। तो फिर इसके बाद में एक चीज़ ये भी होती है बंगाल में भाई इसका ये इलाहाबाद की द्वितीय संधि होती है। इसके बाद में क्या है कि बंगाल का जो नवाब था उसको बोला कि भाई 53 लाख रुपए वार्षिक, बंगाल का जो, ये भी बता देता हूँ मैं आपको,
बंगाल का नवाब है, वो बंगाल का नवाब 53 लाख रुपए वार्षिक पेंशन प्राप्त करेगा। 53 लाख, 53 लाख रुपए बंगाल का नवाब अंग्रेजों से वार्षिक पेंशन प्राप्त करेगा। इसके बदले में क्या करना है, इसको कुछ नहीं करना, बेटर रहना, ठीक है ना। आप है वो यहाँ की व्यवस्था संभालो, यानी कि जो अधिकार है इसमें, जैसे ये कहावत की जाती है कि अधिकार विहीन उत्तरदायित्व है। ये अधिकार विहीन उत्तरदायित्व है एक तो, और एक है उत्तरदायित्व विहीन अधिकार। ठीक है ना। तो उत्तरदायित्व विहीन यानी कोई प्रकार का उत्तरदायित्व नहीं और अधिकार अपने पास खूब है, तो वो तो थे अंग्रेज, ठीक है ना। उत्तरदायित्व विहीन अधिकार और अधिकार विहीन उत्तरदायित्व, तो ये थे इधर बंगाल, ठीक है ना। इसको बंगाल में दोहरी व्यवस्था कहते हैं, ठीक है ना। तो बंगाल में क्लाइव ने है वो दोहरी व्यवस्था की थी, ये ठीक है ना। ये क्लाइव में बंगाल ने दोहरी व्यवस्था की थी, ये क्लाइव का है। दोहरी व्यवस्था, दोहरी व्यवस्था किसने की थी, तो क्लाइव ने की थी। क्लाइव ने कहां पे की थी, तो इधर बंगाल में की थी, इधर बंगाल में ये व्यवस्था थी, ठीक है ना। ये वाली व्यवस्था बंगाल में 53 लाख रुपए नवाब को पेंशन दी गई, इसके बदले में कुछ अधिकार दिए गए थे। अधिकार कुछ नहीं थे, खाली एक प्रकार का वो था कि भाई अधिकार, इनको वो कोई प्रकार के अधिकार नहीं थे, यानी कि अधिकार विहीन उत्तरदायित्व वो तो थे बंगाल के पास में, बंगाल के नवाबों के पास में, और उत्तरदायित्व विहीन अधिकार थे वो अंग्रेजों के पास थे। बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों, आज के वीडियो में इतना ही। अपन ने बंगाल के बारे में देखा था विद्यार्थियों, एक बार मैं फटाफट से 1 मिनट में आपको वापस रिवीजन करवा देता हूँ, ठीक है ना। बंगाल के बारे में, बंगाल का संस्थापक था मुर्शिद कुली खान, इसकी राजधानी थी पहले ढाका थी, फिर बाद में मुर्शिदाबाद हो गई। मुर्शिद कुली खान के समय में 3 विद्रोह हुए थे, सुजात खां, नजात खां और सीताराम, उदय नारायण, गुलाम अहमद, इनके विद्रोह हुए थे। मुर्शिद कुली खान के बाद में शासक बना सुजाउद्दीन, सुजाउद्दीन के बाद में सरफराज। मुर्शिद कुली खान में इन विद्रोह के बाद में इनकी जिम्मेदारियां अपने कृपापात्र रामजीवन को दे दी थी। सुजाउद्दीन के बारे में कुछ नहीं था। सुजाउद्दीन के बाद में सरफराज बना, सरफराज को घेरिया के युद्ध में हरा करके अलीवर्दी खान शासक बन जाता है। अलीवर्दी खान ने अंग्रेजों की तुलना है वो मधुमक्खियों से करता है। अलीवर्दी खान के बाद में सिराजुद्दौला शासक बनता है। सिराजुद्दौला है वो, इसके कई प्रकार के विरोधी थे, जैसे मौसी घसीटी बेगम, सेनापति मीर जाफर, माणिक चंद्र, राय दुर्लभ, ठीक है ना। कई प्रकार के विरोधी थे इसके। इन विरोधियों ने को अंग्रेज है वो शरण दे रहे थे, कलकत्ता की किलेबंदी कर रहे थे, कासिम बाजार फैक्ट्री का निरीक्षण नहीं करने दे रहे थे, और भी दस्तक का दुरुपयोग कर रहे थे। इन सभी कारणों से नवाब है वो नाराज होता है, नाराज होकर के कलकत्ता पे आक्रमण कर देता है। कलकत्ता पे आक्रमण करके कलकत्ता को जीत लेता है और जीत करके कलकत्ता का नाम अलीनगर कर देता है। 20 जून 1756 की घटना है। 146 अंग्रेजों को एक 18 फुट लंबे 14 फुट चौड़े कमरे में बंद करके रात भर बंद रहने देता है इनको, ठीक है ना। एक बस्ता उनमें जिसका नाम था हलवेल, वो इस घटना का रचयिता माना जाता है। हालांकि इस घटना की कोई भी विश्वसनीयता नहीं थी, फिर भी ये इसका माना जाता है, ठीक है ना। फिर सिराजुद्दौला, इसके बाद में जो युद्ध होता है प्लासी का युद्ध, 23 जून 1757 को युद्ध होता है। प्लासी के युद्ध में मीर जाफर इसको धोखा देता है। मीर मदान, मोहनलाल और फ्रांसीसी सैनिक टुकड़ी इससे लड़ती है और लड़के स्वामी भक्ति से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं ये सारे तीनों। फिर बाद में सिराजुद्दौला को मौत के घाट उतार करके मीर जाफर शासक बनता है। मीर जाफर क्लाइव का गीदड़, अंग्रेजों का कठपुतली, ये शब्द कहते हैं। मीर जाफर ने क्लाइव को 2,34,000 पाउंड की निजी भेंट दी थी और 24 गाँव की जमींदारी दी थी, ठीक है। मीर जाफर से परेशान हो गए थे क्योंकि ये वापस कुछ दे नहीं रहा था इनको। फिर मीर जाफर को हटा करके मीर कासिम को बनाया गया था। मीर कासिम ने इनको वर्धमान, मिदनापुर, चटगांव के जिले दिए। सिलहट के चूने के व्यापार में आधा हिस्सा दिया कंपनी का, ठीक है ना, कंपनी को। इसके बाद में दक्षिण के अभियानों में अंग्रेजों को 5 लाख रुपए दे गई। ये सारी बातें थी, तो अंग्रेज इससे प्रभावित हो गए, इसको दे दिया मीर कासिम को। 60 से 64 तक ये रहता मीर कासिम। मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर में स्थापित की थी। मुंगेर में स्थापित करने के बाद मुंगेर में तोड़ेदार बंदूकों का और तोपखाने की स्थापना करता है।
अधिकारियों से खिजरी जमा टैक्स वसूलता है। उसके बाद में अंग्रेजों से जो ये दस्तक का दुरुपयोग कर रहे थे उसको रोकने के लिए कई प्रकार के कदम उठाता है, और भारतीय जो भी व्यापारी थे उनसे सारे टैक्स समाप्त कर देता है। अंग्रेज नाराज होते, कई प्रकार के युद्ध होते हैं, जैसे करवा, घिरिया, उद्यानला का युद्ध होता है, और उनमें मीर कासिम हार के भाग जाता है। फिर बाद में दिल्ली के शासक शाह आलम सेकंड, शुजाउद्दौला अवध के, और ये तीनों मिलके अंग्रेजों से बक्सर का युद्ध होता है। 22 अक्टूबर 1764 को युद्ध होता है ये। इस युद्ध में थोड़ी देर बाद में मुगल बादशाह अंग्रेजों की ओर से मिल जाता है। अंग्रेजों का सेनापति था हेक्टर मुनरो। वाटसन आता है और वाटसन इलाहाबाद की प्रथम और द्वितीय संधि करता है, और यही था बंगाल का अंतिम नवाब था, वो नजमुद्दौला था। बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों, अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। जल्दी मिलते हैं आगे वीडियो में। धन्यवाद।